बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं हाफिज सरवर साहब ये बताइए कि ये जो बार बार ये जो बार बार फिलिस्तीन का जिक्र आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर पथराव हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बुलाए गए प्रोटेस्ट में फिलिस्तीन कहां से आ गया? फिलिस्तीन का झंडा यहां पर कहां से आ गया? अरे क्यों साहब? मैं समझता हूं कि आपने जोड़ रखा है महाराष्ट्र के नेताओं को। हाँ। तो ये जो घटना चूंकि नासिक में घटना घटी है तो उनकी राय आनी चाहिए थी, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। हाँ। देखिए, बांग्लादेश जो है वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से, मैं तो भौगोलिक भी कहूंगा, वो भारत का ही एक हिस्सा। ठीक है, वो स्वतंत्र हो गया 71 में, वो अपना एक स्वतंत्र देश है, लेकिन आज भी समानताएं हमारी उनमें हैं, सांस्कृतिक, खान पान, पहनावा और ओढ़ावा, खास करके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का। तो रिश्तेदारियां भी हैं। एक भी अगर वहां हिंदू मुस्लिम का मैटर होता है तो लोग सोचेंगे भारत पर उसका असर नहीं पड़ेगा। वो मूर्ख लोग हैं जो ये सोचेंगे कि असर नहीं पड़ेगा। 100% असर पड़ेगा। ये बात क्या भारत के मुस्लिम लीडरों को अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश में जो भी घटनाएं घटेंगी उसका प्रभाव पड़ेगा? मैं देवन से कह रहा हूं कि मुस्लिम संगठनों को इसकी अगुवाई करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के नाम पर ही सही। नहीं, वही मेरा सवाल, मैं इसीलिए तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। हाँ। आचार्य जो सवाल अभी उठाए हैं, उन्होंने सवाल सही उठाया कि आप कहां हैं। आपको क्या मतलब है कि दुनिया के मुल्कों में कहीं कुछ होता है तो ह्यूमन राइट्स के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं आप आते हैं सामने, लेकिन इस मामले में गायब है। बिल्कुल गायब है। तमाम वामपंथी गायब है, तमाम लेफ्टिस्ट नजर नहीं आ रहे हैं, मुस्लिम चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं सड़क पर। यदि हम पहल किए होते और मैं अगर लीड किया होता तो आज ये जो टेंशन है वो नजर नहीं। मैं किशोर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी, अब इसे रिलीजियस मामला माने या इससे पॉलिटिकल मामला माने, महाराष्ट्र की घटना है, नासिक में हंगामा, बवाल, उपद्रव, तोड़फोड़, हिंसा, पुलिस वाले घायल हो गए, सरकार किसकी है और वहां पर कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर का किसका है? नहीं, एक मैं बताता हूं, गुलाम सरवर साहब जो बात रख रहे हैं वो बात बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारा चैनल दुनिया में देखा जाता है, ये बात समझ लो। और हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए, जिस पे भारत सरकार का इंटरवेंशन हमें चाहिए था, और हिंदुओं पे अत्याचार हुए, वहां के मंदिरों की रक्षा, क्योंकि भारत ये 90 करोड़ हिंदुओं का देश है और सारे दुनिया में जो बचे हुए 30 करोड़ हिंदू है, उनकी रक्षा की जवाबदारी भारत पे आती है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि मैंने नहीं, जितने गुलाम सरवर सरीके ही लोग मिले मुझे, जो वहां के हसीना जी के सत्ता पलक के साथ है, लेकिन हिंदुओं के अत्याचार के साथ मुझे एक भी मुसलमान दिखा नहीं। अब नासिक के अंदर अभी महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, तो मुझे मालूम पड़ा है कि ये दंगा बीजेपी वालों ने कराया है और ये सब कुछ हुआ, इसकी मैं निंदा करता हूं। ये यहाँ शांति रहनी चाहिए और हिंदुओं के अत्याचार पे जो अमेरिका के एजेंट है, CIA के एजेंट है, वो मोहम्मद यूनुस को केवल रिक्वेस्ट की जाती है। अगर इंदिरा जी होती तो अभी तक हमारी सेनाएं वहां पहुंचकर हिंदुओं का संरक्षण करती। क्या पाखंडी आदमी है। और मतलब आप कह रहे हैं कि नासिक में हिंसा भड़की नहीं, भड़काई गई है। आपने सीधा गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाया। आरपी सिंह जी, शिवसेना गंभीर आरोप लगाया। आह्वान या सड़क पर उतरने की योजना है क्या, या शिवसेना इससे पहले सड़क पर उतरी क्या? सर, ये देखिए, गुलाम सरवर साहब ने आप ही से पूछा सवाल, शिवसेना से क्या पूछा? आपने प्रोटेस्ट किया क्या सड़क पर उतरकर? आपने कोई विरोध प्रदर्शन किया या सरकार से कोई सीधी मांग रखी? अरे भाई, मैं उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा हूं। मैं डे 1 से बात कर रहा हूं कि इंदिरा जी ने सड़क पर कोई आयोजन आपका नहीं है। हाँ भैया, आप यार गुलाम सरवर साहब, आप इतनी ऊंची बात कर रहे हो। हमने जहां प्रोटेस्ट करना है वहां किया। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब। आरपी सिंह जी गंभीर आरोप लगाए हैं किशोर जी ने, ये कह रहे हैं बीजेपी ने ये साजिशन वहां पर हिंसा भड़काई है क्योंकि अब महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं। अरे, कल तक जो हिंदू अपने आप को हिंदू नेता कहते थे और हिंदुओं की पार्टी कहते थे, वो कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरण चुंबक हो गए हैं।
इसलिए वो इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। अभी सरवर साहब ने ठीक पूछा, क्या एक जगह भी कहीं पर सड़क पर उतर कर उद्धव ठाकरे ने प्रोटेस्ट किया? कहीं एक जगह जाकर कहीं बात करी? क्या प्रधानमंत्री जी से कहा या किसी और नेता से कहा? अपने ही नेता सोनिया गांधी जी को जाकर कह देते। वो सोनिया गांधी मिलने आए थे ना दिल्ली में, अभी सिर्फ इसलिए कि उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए या मुख्यमंत्री का नेता मुख्यमंत्री घोषित मुझे कर दिया जवाब जाए। देना पड़ेगा, मुझे एक जवाब शब्द देना वहाँ पर- पड़ेगा। अरे एक मिनट सर, एक शब्द वह बांग्लादेश के बारे में भी बोल देते, एक शब्द वह हिंदुओं के बारे में बोल देते। जरा मैं बात कह देते कर कि- लेता हूँ। अरे एक मिनट रुको सर, रुकिए साहब। एक बार वो कह देते, प्रियंका वाड्रा जी आपने ट्वीट किया था गाजा पट्टी पर जो हमले हो रहे थे उसको लेकर आपने ट्वीट किया था। जरा तो मुझे आप जवाब एक देना बांग्लादेश को लेकर भी कर दो, पर नहीं निकलेगा इनके मुंह से कभी भी एक शब्द। जरा मैं चैलेंज दे रहा हूँ, उद्धव ठाकरे का एक ट्वीट दिखा दीजिए या एक बयान दिखा दीजिए बांग्लादेशी हिंदुओं जरा के मैं प्रति, जवाब नहीं दे दूं निकलेगा। भैया। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला था, जो कल तक अपने आप को हिंदू नेता कहते थे, अपने आप कहते थे कि हम हिंदू सम्राट है, ये सबके सब असल में जाकर अरे मुझे बोलने देना भैया। बैठ के सोनिया, अरे रुको साहब एक मिनट, सोनिया गांधी के चरणों में बैठ गए हैं। और अफसोस ये है कि एक अक्षर ने निकल। अरे भैया बोलने देना भैया। और दूसरी बात, अरे साहब एक मिनट, और दूसरी बात ये ठीक है। कि ये जो ठीक है किशोर जी, किशोर जी, भैया ठीक है जवाब किशोर जी दे बोलिए, देना किशोर जी भैया। बोलिए, किशोर जी ये प्रत्युष एक सेकंड और मैं आ रहा हूँ, धीरेन्द्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। किशोर एक सेकंड, किशोर जी, सिर्फ एक सेकंड प्रत्युष और हाँ इनमें से किसी ने हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, एक शब्द नहीं निकला था जरा हमास के मुझे खिलाफ। बोलने इस देना प्रकार से भैया। हमास ने इजराइल में जाकर हमला कर वहां के बेटियों को और वहां पे बच्चों को, यहाँ वहां की बुजुर्ग ठीक है, माताओं को उठा ओके ओके किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी अपना पॉइंट रखिए। किशोर तिवारी जी, आपने एलिगेशन लगाया बीजेपी पर, बीजेपी ने उल्टे आपसे सवाल पूछ लिया कि हमास के मामले पर आपने कितनी बार ट्वीट किया, कितनी बार पोस्ट किया, कितनी बार आपने अपनी बात रखी कि गलत हो रहा है। देखिए अगर छोड़िए, बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कितनी बार बोला? एक बयान दिखा दीजिए उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठीक है किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, के चरणों में आए थे। ठीक है ठीक है। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आपने अपनी बात रख ली। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, हाँ नहीं, मैं आरपी सिंह का आभारी हूं कि उसने दानिश जी को जैसा बोला था, अरे दानिश चुप चुप, वैसा मुझे नहीं बोला, मुझे अच्छा लगा। एक बात मैं बताता हूं कि सरकार इनकी जवाबदारी इनकी हिंदुओं की रक्षा हो, इसके लिए ये हिंदू पार्टी कर क्या रही? मेरी पार्टी ने कहा हिंदुओं के अत्याचारों के खिलाफ में निषेध किया। और मैं अभी बताता हूं कि आज भी मैं कह रहा हूं कि वहां के हिंदुओं को जो भय है, जिन्हों ना इंसाफ लोगों की हत्या की गई, मंदिरों को तोड़ा गया, उसके लिए बीजेपी का एक बयान सुनाइए। देखो, मैं अंधे बहरों से बात कैसी करूं? उद्धव जी ने स्पष्ट चश्मा कहा, आपने पहना हुआ, मैंने नहीं पहना हुआ। चश्मा आपने पहना हुआ है, आंखों का नंबर ठीक कराइए। उद्धव ठाकरे जी का एक बयान दिखाइए। अरे एक ट्वीट नाभि से दिखाइए उद्धव ठाकरे चिल्लाएंगे, जी का। वो ये आके नाभि से सोनिया गांधी से चिल्लाएंगे, एक बार आकर बोला, दूसरे को राहुल चुप गांधी से चुप एक बार बोलेंगे। बोला, प्रियंका वाड्रा ठीक है, से एक बार धीरेन्द्र बोला, जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी, भले ना जाने कितने असामाजिक तत्व हो जाएं, शरारती तत्व हो जाएं या फिर कट्टरपंथी सोच वाले आ जाएं, लेकिन कानून का डंडा चलेगा तो सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। और ये कानून का डंडा, स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, तो वहां पर कानून का खौफ और कानून का इकबाल कायम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, बिल्कुल हमारी है और हमने वो जिम्मेवारी निभाई है और तुरंत के तुरंत काम सरकार की है। निकम्मी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। धीरेन्द्र जी, निकम्मी सरकार भ्रष्टाचार कर अब रही ये है। देखिए तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, ये देखिए नासिक की नहीं, सरकार भ्रष्टाचार उदयपुर की घटना है। उदयपुर में स्कूली बच्चों में झगड़ा हुआ और उसको लेकर के शहर में कैसे विरोध प्रदर्शन और हिंसा, तोड़फोड़, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये उदयपुर की तस्वीर है, चाहे वो महाराष्ट्र का नासिक हो, राजस्थान का उदयपुर हो। ये देखिए, अब सवाल है कि इतना नफरत, इतनी नफरत कहां से भाई साहब, कहां से? धीरेन्द्र जी, प्रत्युष जी, ये मूल में जाइए इसकी बातों, हाँ, कि जब सनातन को अरे डेंगू और सरकार मलेरिया निकम्मी है, ये बात के लोग बताइए। बताते हैं। ये सरकार तब जवाब सुनिए दे रही है, कि जब बताइए कहा इसका जाता है क्या कि रामचरितमानस नफरत अरे फैलाने वाला धीरेन्द्र ग्रंथ कुमार है। जी, अरे इनको किधर चुप की कराइए, बात इनको मत कोई जाइए। चीज से लेना देना नहीं है। बाबा साहब की कहिए आत्मा पहले। को मार करके आप ये पहले राजनीति। अब ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर तस्वीर आ रही है, ये बरेली की तस्वीर है। एक महिला ने वहां पर एक कट्टरपंथी मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी कि जादू टोना करता है।
उसने इस महिला को मारा, पीटा और कहा कि ज्यादा अगर बोलोगी, मुझसे पंगा लोगी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हालात यहां बना देंगे। हालांकि उस मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब ये सोचिए, यहां पर हिंदुस्तान में धमकी दी जा रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देंगे। धीरेन्द्र जी। प्रत्युष जी, मैं वही कह रहा था कि जब तक किशोर तिवारी जैसे सरकारें भड़का रही है और उनके गठबंधन के लोग ये बताइए कि वीरेंद्र कुमार जी, सरकारें बीजेपी की है, नफरत फैलाने वाला सरकारें बीजेपी की है। अरे वीरेंद्र जी, सरकारें बीजेपी की है। और अभी आरपी अरे ये क्या चाटुकारिता कर रहे हो? जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो इसी सरकार बीजेपी की है। इस धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां हाथों में तलवार और खड़ग लेके दिया था। लेकिन आज अफसोस है मुझे कि हमारे अपने लोग इन लोगों के साथ विदेशी ताकतों के साथ बदलाव आ गया एलजेपी के अंदर और कहते हैं हिंदू है कि पड़ोसी मुल्क चूड़ियां नहीं। वीरेंद्र जी, रामविलास पासवान जी की आत्मा को ठेस पहुंच रही है आपकी बातों से। तो यहाँ के लोग पत्थर नहीं फेंकेंगे तो क्या फेंकेंगे? जरा इसको समझिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सदन के अंदर एक भाषण है, शायद वीरेंद्र जी ने नहीं। मैं आ रहा हूं दानिश जी, दानिश जी आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। धीरेन्द्र जी को मैं इसलिए बीच में इंटरव्यू किया सर। धीरेन्द्र जी, इंडी गठबंधन गुलाम हाफिज सरवर स्टूडियो से आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। नफरतबाजी होते मैं चूंकि बिहार का हूँ और ये पार्टी बिहार की है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इनको याद दिलाऊं। प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, तो रामविलास पासवान जी की जीवनी इनके लिए आइडियल होना चाहिए। रामविलास पासवान जी की जीवनी को अगर इन्होंने नहीं पढ़ा तो ये एलजेपी के नहीं है।